स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय काव्यशास्त्र इकाई 2 काव्य प्रयोजन। इसके विषय में हमें अध्ययन करना है। आइए जानते हैं काव्य प्रयोजन होता क्या है और कितने काव्य प्रयोजन हैं। मानव जीवन का संपूर्ण कार्य या व्यापार उद्देश्य होता है, यानी हर काम का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मानव की प्रत्येक कृत्य प्रेरणा का परिणाम तथा किसी प्रयोजन का वरदान हुआ करती है। काव्य उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति या रचना है। काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, अतः इसकी सर्जना के मूल में कुछ प्रयोजनों का होना स्वाभाविक है। किसी रचना की प्रेरणा चाहे कुछ भी हो, किंतु उसकी सर्जना का प्रयोजन प्रायः व्यक्त और स्पष्ट होता है। प्रयोजन को साहित्य का उद्देश्य या प्रतिपाद्य भी कहा जाता है। भारतीय यानी संस्कृत और हिंदी 2 भाषाओं से तात्पर्य है, और पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य के प्रयोजनों पर विस्तार से विचार किया है। यहाँ महत्वपूर्ण प्रयोजनों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। संस्कृत आचार्यों द्वारा वर्णित काव्य प्रयोजन। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक के 6 प्रयोजनों का उल्लेख किया है, जो काव्य पर भी लागू होते हैं। उन्होंने कहा है, धर्म यशस्मायुषम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य में तद भविष्यत। अर्थात यह नाट्य धर्म, यश, आयु, हित और बुद्धि की वृद्धि करने वाला तथा लोकोपदेश का जनक होगा। इन 6 प्रयोजनों में से 3 धर्म वृद्धि, आयु तथा बुद्धि का विकास प्रेक्षक या पाठक को लक्ष्य करके लिखे गए हैं। यश का संबंध कवि से है तथा हित, साधन और लोकोपदेश का समाज से। भामा ने काव्य अलंकार में काव्य के 7 प्रयोजन बताए हैं। भामा ने लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षेश वैचक्षण्यम कलह शुचा करोत् कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निषेवणम। अर्थात सत्य काव्य का अध्ययन, धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता, कीर्ति और प्रीति प्रदान करना है। भामा ने पहली बार चतुर्वर्ग यानी चारों पुरुषार्थ फल प्राप्ति को काव्य प्रयोजन में स्थान प्रदान किया, जिसे आगे चलकर सभी आचार्यों ने स्वीकार किया। वामन ने काव्य के 2 ही प्रयोजन बताए हैं, कीर्ति और प्रीति। वामन की मान्यता है कि काव्य रचनाकार को यश, कीर्ति देता है और पाठक को आनंद यानी प्रीति देता है। मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में प्रायः सभी पूर्ववर्ती मान्यताओं का अंतर्भाव करके अपने प्रयोजनों को प्रस्तुत किया है। मम्मट की काव्य प्रयोजन विषयक धारणा सर्वोत्तम और परिपूर्ण मानी जाती है। मम्मट के काव्य प्रयोजन इस प्रकार हैं। उन्होंने लिखा है, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते सद्ये परिनिर्वृत्तये कांता समित्योपदेश युजे। अर्थात
काव्य यश प्राप्ति व्यवहार ज्ञान अमंगल नाश तत्काल लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति और कांता के समान मधुर उपदेश के लिए होता है। इन काव्य प्रयोजनों पर हम संक्षेप में विचार करेंगे। यश प्राप्ति। यश या कीर्ति प्राप्त करने की इच्छा प्रत्येक मानव के मन में होती है। अंग्रेजी कवि मिल्टन ने यश को मानव की अंतिम और उदात्तम कामना कहकर इसी मनोवैज्ञानिक तत्व का निदर्शन किया है। रुद्रज ने लिखा है, महाकवि सरस काव्य की रचना करता हुआ अपने तथा नायक के प्रत्यक्ष युगांत तक रहने वाली जगतव्यापी यश का विस्तार करता है। यश प्रयोजन के दो पक्ष हैं, एक स्वपक्ष और दूसरा परपक्ष। काव्य रचना करके कभी तो कभी अपने यश का विस्तार करता है, जैसे कालिदास भवभूति आदि काव्यों से किया, और कभी वो काव्य रचकर दूसरों का कीर्ति विस्तार करता है, जैसे बाण ने हर्षवादी अपने आश्रयदाताओं का यश गान किया। परपक्ष को लेकर सैकड़ों कवियों ने अब तक काव्य सृष्टि की है। दूसरा बिंदु, अर्थ प्राप्ति। काव्य रचना का एक उद्देश्य अर्थ प्राप्ति भी बताया गया है। लगभग सभी संस्कृत आचार्यों ने इस प्रयोजन को महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन बताया है। कहते हैं, बाण ने अर्थ के लिए हर्ष के नाम से रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना की। हिंदी में बिहारी के बारे में प्रसिद्ध है कि उन्हें राजा जयसिंह ने एक एक दोहे के लिए एक एक सरफरी दी थी। दरबारी कवियों का साहित्य इसी प्रयोजन से बना है। अंग्रेजी उपन्यासकार स्कॉट ने भी ऋण चुकाने के लिए उपन्यास लिखे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद भी उसी उद्देश्य से फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे थे, लेकिन वहाँ का माहौल उन्हें पसंद नहीं आया। आधुनिक युग में तो यह एक प्रधान प्रयोजन है। तीसरा, व्यवहार ज्ञान। मम्मट ने व्यवहार ज्ञान की शिक्षा को भी काव्य का एक प्रयोजन माना है। अन्य संस्कृत आचार्यों ने इस प्रयोजन का समर्थन किया है। इस संदर्भ में आचार्य कुंतक ने लिखा है, सत काव्य में औचित्य से युक्त व्यवहार चेष्टा का निदर्शन प्रदान रहता है। संस्कृत में इसी प्रयोजन की दृष्टि से बहुत सा साहित्य रचा गया है। पंचतंत्र हितोपदेशवाद की रचना का यही प्रयोजन था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सृजन धनुर्धर अर्जुन को व्यवहार ज्ञान कराने के लिए ही किया। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को व्यवहार ज्ञान कराने के प्रयोजन से ही अर्थशास्त्र लिखा। अपने से छोटे तथा बड़ों के प्रति उचित अनुचित व्यवहार का ज्ञान करना ही साहित्य का कार्य है। आधुनिक काल में तो साहित्य का यह एक उद्देश्य बन गया है। पांचवा बिंदु, शिवेतर क्षते अर्थात अमंगल का विनाश। साहित्य या काव्य भारत में केवल आनंद की वस्तु कभी नहीं रहा, बल्कि लोकहित तो उसका प्रधान लक्ष्य रहा। अतः शिवेतर क्षते या अनिष्ट निवारण के लिए भी साहित्य लिखा जाता है। संस्कृत में बहुत सा साहित्य इसी प्रयोजन से लिखा गया। मयूर कवि को अपनी बेटी के शाप से तो पंडित राज जगन्नाथ को लवंगी नामक यवन कन्या से विवाह करने से कुष्ठ रोग हुआ था। अतः इस अनिष्ट के निवारण हेतु दोनों ने क्रमशः सूर्य शतक तथा गंगा लहरी की रचना की। महात्मा तुलसीदास ने भी बाहु की पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। हिंदी भक्तिकाल में कबीर ने जात पात की अमंगल प्रथा का निवारण किया। रीतकाल में भूषण ने मुगलों के अनिष्ट शासन के दमन के लिए रचनाएं लिखी।
अंग्रेजी शासन के अन्याय से मुक्ति के लिए क्रांतिकारी काव्य का सृजन हुआ। दलित साहित्य तथा नारीवादी साहित्य तो अनिष्ट प्रथाओं के निवारण का उत्तम उदाहरण है। छठा, सद्या परिनिर्वृत्तये। इसका अर्थ है उच्च कोटि के आनंद की प्राप्ति। इस प्रयोजन का तात्पर्य है कि काव्य के आस्वादन से रस रूप अनिवर्चनीय तथा लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है। इसी वजह से काव्य के सभी प्रयोजनों में से मुख्य तथा सर्वोत्कृष्ट माना है। इस आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। इसकी प्राप्ति होते ही मानव अपनी पीड़ा और कष्टों से परे जीवन में आनंद पाता है और शांति जन्य आनंद का अनुभव करता है। सातवां है कांता संमित उपदेश। प्राचीन आचार्यों ने उपदेश को भी काव्य प्रयोजन माना है। उपदेश की 3 शैलियाँ होती हैं, एक प्रभु सम्मित, दूसरा सुहृद सम्मित और तीसरा कांता सम्मित। काव्य में कांता सम्मित उपदेश समाहित रहता है। जिस प्रकार कांता यानी पत्नी मधुर हाव भावों से पुरुष को मुग्ध करके उसे अपनी इच्छानुसार नीत मार्ग पर ले जाती है, उसी प्रकार काव्य भी मधुर कथा और ध्वनि के सहारे मनुष्य को उच्च आदर्शों की शिक्षा देता है। अर्थात कांता या प्रिया जिस प्रकार अपने पति से मधुर वाणी से कठिन कार्य भी करवा लेती है, उसी प्रकार साहित्य की व्यंजना शक्ति द्वारा पाठकों में सहज परिवर्तन किया जा सकता है। कवि बिहारी का निम्न दोहा इस प्रयोजन का उत्तम उदाहरण है, जिसने राजा जय सिंह पर प्रभाव डाला था। उन्होंने लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली ही सौ बिंध्यो, आगे कवन हवाल। मम्मट के यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति तथा शिवेतर छत्रे का मतलब शिव से इतर जो है, जो कल्याणकारक नहीं है, उसका क्षत हो यानी नष्ट करना, अमंगल का विनाश। प्रयोजन कवि या रचनाकार के लिए है और व्यवहार ज्ञान सद्या परिनिर्वृत्तये तथा कांता सम्मित उपदेश आदि सहृदय पाठक के लिए है। अब कुछ हिंदी विद्वानों द्वारा वर्णित काव्य प्रयोजन जान लेते हैं। अभी तक संस्कृत के विद्वानों द्वारा वर्णित काव्य प्रयोजन थे। हिंदी के कुछ प्राचीन और आधुनिक विद्वानों ने काव्य प्रयोजन प्रस्तुत किए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं। महाकवि तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य काव्य रामचरितमानस में एक उक्ति द्वारा काव्य का प्रयोजन स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा, कीरत भनित भूत भल सोई, सुरसर सम सब कह हित होई। अर्थात कीर्त कविता और ऐश्वर्य वैभव वही श्रेष्ठ है जो गंगा नदी के समान सबका हित करने वाला हो। भावार्थ ये कि तुलसीदास जिन्हें गंगा नदी की पवित्रता तथा उपकारी भावना से जोड़कर लोक मंगल की स्थापना करने ही काव्य का प्रयोजन सिद्ध किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य प्रयोजन पर बड़े विस्तार से विचार किया है। हृदय को मुक्तावस्था में लाना काव्य का मुख्य प्रयोजन मानते थे। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, काव्य का लक्ष्य है जगत और जीवन के मार्मिक पक्ष को गोचर रूप में लाकर सामने रखना, जिससे मनुष्य अपने व्यक्तिगत संकुचित घेरे से अपने हृदय को निकालकर उसे विश्वव्यापिनी और त्रिकाल दर्शनीय अनुभूति में लीन करे। इसी लक्ष्य के भीतर जीवन के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य आ जाते हैं। इसी लक्ष्य के साधन से मनुष्य का हृदय जब विश्व हृदय भगवान के लोक रक्षक और लोक रंजक रूप से जा मिलता है,
तब वो भक्ति में लीन हो जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य प्रयोजन के विषय में लिखते हो कहा है, ज्ञान का विस्तार और मनोरंजन को ही उन्होंने काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है। ये मानव हित को ही काव्य प्रयोजन मानते हैं। उन्होंने लिखा है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतहीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और पर दुख संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने आत्मा विवेक को काव्य प्रयोजन माना है। उन्होंने लिखा है, वह रचना काव्य नहीं जिसमें वास्तविक अनुभूति का अभाव हो। डॉक्टर गुलाब राय ने आत्महित को काव्य प्रयोजन माना है। प्रमुख प्रयोजनों को इसी में समाहित करते हुए लिखा है, भारतीय दृष्टि से आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व में नहीं, विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है। लोकहित भी एकात्मवाद की दृढ़ शिला पर खड़ा हो सकता है। यश, अर्थ, यौन संबंध, लोकहित सभी आत्महित के नीचे और उनके रूप हैं। इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी ने विवेक, जागृत और आत्मा की उज्ज्वलता को काव्य प्रयोजन माना है। प्रेमचंद जी ने विवेक, जागृत और आत्मा की उज्ज्वलता को काव्य प्रयोजन स्वीकार किया। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है, साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है। यह काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का है। साहित्यकार का पद इनसे बहुत ऊंचा है। वो हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। ये तो हुए हिंदी के विद्वानों के अनुसार का प्रयोजन। अब हम आते हैं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा वर्णित काव्य प्रयोजन। पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य या साहित्य के प्रयोजनों की स्वतंत्र चर्चा नहीं की। उन्होंने ललित कलाओं के अंतर्गत काव्य कला को रखकर उसे शीर्षस्थ एक कला माना है, यानी सबसे उच्च सर्वोच्च कला माना है। कला के प्रयोजन को लेकर पाश्चात्य साहित्य में अनेक मतवाद प्रचलित हुए, जिनमें से प्रमुख प्रयोजनों पर हम यहाँ विचार करेंगे। पहला, कला के लिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। काव्य और कला के अत्यधिक नैतिक, धार्मिक, प्रचारवादी दृष्टिकोण ने इस वाद को जन्म दिया। काव्य उपदेश प्रधान हो और जीवन में उपयोगी बातों को ही अभिव्यक्त करे, यह धार्मिक प्रचार का साधन बने। इस धारणा के विरुद्ध कुछ स्वच्छंद प्रेम और श्रृंगार के चित्रण करने वाली, कुछ अश्लील कही जाने वाली और कठोर नैतिकता के विपरीत विद्रोह जगाने वाली कविता के समर्थन के लिए कला के लिए अथवा कविता के लिए है, नैतिकता या धार्मिक उपदेश के लिए नहीं, और उपयोगिता की स्थूल कसौटी पर कसी नहीं जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण का जन्म और प्रचार हुआ। ऑस्कर वाइल्ड और उनके साथी तरह डॉक्टर ब्रैडले ने इस मत का समर्थन किया। सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो इसके दो पक्ष स्पष्ट हैं। एक पक्ष कवि या कलाकार का है, दूसरा समाज, पाठक या श्रोता का। कला के लिए है। इस मत की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि यह है कि कवि या कलाकार कविता या कलाकृति की रचना करते समय कोई निश्चित प्रचारवादी या उपदेशात्मक उद्देश्य को लेकर नहीं बैठता। उसकी प्रतिभा के स्वच्छंद प्रस्फुटन के लिए प्रयोजन और उद्देश्य का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका पूर्ण विकास न हो सकेगा। कवि या कलाकार का प्रमुख उद्देश्य काव्य या कला की सृष्टि ही है।
अतः उसकी दृष्टि से कला कला के लिए है और किसी प्रयोजन के लिए नहीं। परंतु इस मत का उपयोग कुरुचिपूर्ण और अश्लील, दूषित अथवा विभत्स साहित्य के समर्थन और प्रचार के लिए करना अनुचित है, क्योंकि वह तो मूलतः कला या काव्य के स्वभाव के विरुद्ध है। उससे सामूहिक या उत्कृष्ट आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। कभी यह कलाकार की दृष्टि से कला कला के लिए है, ये मत मानते हुए भी पाठक या श्रोता की दृष्टि से दूसरे प्रयोजन स्वतः आ जाते हैं। जब कोई रचना का पाठ करता है या कलाकृति का अवलोकन करता है तो उसे आनंद प्राप्त होता है। हो सकता है कि उससे उसे जीवन में कोई प्रेरणा भी प्राप्त हो, कोई शिक्षा मिले अथवा थोड़ी देर के लिए वो चिंताग्रस्त परिस्थितियों से निकलकर कलाकार के काल्पनिक संसार में विचरण करने लगे। ऐसी दशा में जिसे कलाकार ने केवल कला के दृष्टिकोण से रचा है, वही पाठक के लिए अनेक प्रयोजनों से युक्त हो जाती है। अतः उपरयुक्त मत अन्य मतों का विरोधी नहीं है। दूसरा बिंदु जो है वह है कला जीवन के लिए, आर्ट फॉर लाइफ सेक। काव्य और कला जीवन के लिए, इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। जीवन के विकास और उत्कर्ष के साथ कला का स्थान महत्वपूर्ण होता जा रहा है, उसकी व्यापकता बढ़ती जा रही है। यदि काव्य और कलाओं को जीवन से निकाल दिया जाए तो जीवन का जो रूप होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त काव्य जीवन को प्रेरणा प्रदान करता है, उसमें एक सरसता और उत्साह का संचार करता है। उदासी और चिंता के क्षणों में मन को प्रसन्न करने की उसमें शक्ति है। आदर्श और यथार्थ जीवन के दोनों पक्षों का चित्रण काव्य करता है। यथार्थ के आधार पर हम आदर्श की ओर अग्रसर होते हैं। अतः आदि से अंत तक काव्य और कला में जीवन की झांकी रहती है। जीवन को काव्य एक विशेष, सुंदर, स्वस्थ और उदात्त दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। हम एक साथ थोड़े समय में व्यापक और संपूर्ण जीवन का दर्शन कर ज्ञान, आनंद और शिक्षा प्राप्त करते हैं। अतः कला यदि जीवन के लिए नहीं तो उसका उपयोग ही क्या हो सकता है। यह मत भी कला या काव्य के सामाजिक पक्ष से संबंध रखता है। तीसरा बिंदु, कला जीवन से पलायन के लिए, आर्ट एज एन एस्केप फ्रॉम लाइफ। यह मत भी उपर्युक्त मत का ही एक अंग है। हम अपने नित्य प्रति के कटु और एक रस जीवन से ऊपर अधिक व्यापक, बहुरंगी और सुंदर जीवन का दर्शन करने के लिए काव्य और कला का आश्रय ग्रहण करते हैं। यथार्थ जीवन की कटुता और अभावों के बीच रहते रहते जब दम घुटने लगता है तब हम जीवन के उस रूप में प्रवेश करना चाहते हैं जिसकी कटुता और अभाव या तो हमें ग्रस्त न करे अथवा जो सुंदर सुखद जीवन की झांकी प्रस्तुत करें। अभाव और कटुता पूर्ण मध्ययुगीन जीवन के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा राम की जीवन कथा इसी प्रकार का पलायन है। हालावादी काव्य का तो मुख्य प्रयोजन यही है। यह मत कवि और पाठक दोनों के लिए यथार्थ है। चौथा बिंदु, कला जीवन में प्रवेश के लिए, आर्ट एज एन एस्केप इनटू लाइफ। इस मत के अनुसार काव्य का उद्देश्य जीवन को पीठ दिखाकर भागना नहीं, वरन उसके द्वारा जीवन के गहन कातर में प्रवेश कर उसमें सौंदर्य के दर्शन कराना है। कविवर पंत ने अपनी युगवाणी में लिखा है,
इस धरती के रोम रोम में भरी सहज सुंदरता, इसकी रज में छो प्रकाश बन मधुर विनम्र बिखरता। इस मत का दृष्टिकोण प्रवृत्तिपरक है। इसमें कलाकार जीवन के सौंदर्य पक्ष का उद्घाटन कर हमें उसमें अनुरक्ति प्रदान कर उसके प्रति प्रयत्नशील बनाता है। 5वां बिंदु है कला मनोरंजन अथवा आनंद के लिए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट फॉर जॉय। आर्ट फॉर जॉय यानी कला आनंद के लिए। काव्य और कला का प्रमुख ध्येय मनोरंजन और आनंद माना जाता रहा है। काव्य से मनोरंजन होता है, उसके मनन से आनंद मिलता है, इसमें संदेह नहीं। इसके आनंददायी शक्ति के कारण ही काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। काव्य का आनंद लोकातीत है क्योंकि इसमें अंतर्वृत्तियों की पूर्ण तन्मयता रहती है और इससे मानसिक प्रसन्नता और आत्मिक विकास भी होता है। काव्य और कला के इस उद्देश्य के संबंध में मतभेद नहीं है, इसे सभी स्वीकार करते हैं। निष्कर्ष। आइए निष्कर्ष देखें। संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजन विस्तृत और सूक्ष्म है। आदरणीय मम्मट का प्रयोजन काव्य के सभी अंगों पर प्रकाश डालता है। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा कला के माध्यम से प्रस्तुत काव्य प्रयोजन एकांगी लगते हैं, लेकिन उनका संबंधित रूप महत्वपूर्ण है। हिंदी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कुछ काव्य प्रयोजन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उन पर संस्कृत और पाश्चात्य विद्वानों का प्रभाव है। संक्षेप में काव्य के जिन प्रयोजनों का उल्लेख ऊपर किया गया है वे एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं और किसी भी काव्यकृत में वे एक साथ देखे जाते हैं। इस तरह भारतीय और पाश्चात्य आचार्यों ने साहित्य अथवा काव्य के जो विविध प्रयोजन बताए हैं उनका समन्वित रूप ही काव्यकृत में देखा जा सकता है या देखा जाता है।